हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करना है वो पॉलिटी का है। पॉलिटी का आगे का लेक्चर है, एक कंटिन्यूस सीरीज वाइज चल रहा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल कहीं पे भी गैप नहीं है, सीरीज वाइज है, तो आप इस तरीके से करते चलेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएंगे पूरे लेक्चर। अब ये जो टॉपिक है वो है भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इससे पहले जितने भी टॉपिक करवाए जा चुके हैं उसके बाद ही का ये चैप्टर है बिल्कुल। और चूँकि भाग वन ही से पढ़ना है, भाग वन अलग अलग भाग को पढ़ेंगे तो उसी के अनुसार सबका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये भाग वन का आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक का पूरा टॉपिक है। इसके 4 आर्टिकल को पढ़ना होता है। ठीक है, तो उसका पूरा एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। ठीक है, उसका लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करेंगे आप ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो यहाँ आप लेक्चर समझ लीजिए, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके लिख लीजिए। ठीक है, आपका कंप्लीट होते चले जाएगा सब्जेक्ट। चलिए देखते हैं। तो जो टॉपिक है उसका नाम है भारत और उसका संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जो भारतीय संविधान है भाग एक में इसके बारे में चर्चा मिलता है। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में जो आर्टिकल है, इसका संबंध जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो 1 से लेकर 4 तक है। इसी का जो इंग्लिश टर्म है वो आर्टिकल होता है अनुच्छेद का ही। ठीक है, तो वो 1 से लेके ये 4 तक आर्टिकल आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो ये 4 आर्टिकल है और इसका चर्चा कहाँ पे, भाग 1 में। सवाल ऐसे ही बनते हैं कि भाग 1 में या फिर भारत संघ के बारे में चर्चा किस भाग में है, तो इस तरीके के सवाल बनते हैं। भाग 1 में चर्चा आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। भारतीय संघ है उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है इसमें। तो अलग अलग आर्टिकल को समझ लेते हैं, उसके बाद इसके जो पृष्ठभूमि था उसको समझ लेंगे। पहले आर्टिकल वाला मामला निपटा लेते हैं, उसका पृष्ठभूमि कैसे यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। जो आज हमारे 28 राज्य हैं और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है वो कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं उसके बारे में समझेंगे। पहला जो आर्टिकल है वो कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो राज्य क्या है, जो अनुच्छेद आर्टिकल 1 है वो एक बात कहता है कि भारत अर्थात इंडिया जो है वो राज्यों का संघ होगा, द ग्रुप ऑफ। ठीक है, ग्रुप होगा किसका, स्टेट का, तो राज्यों का संघ होगा। यूनियन कह सकते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट। जनरली यूनियन शब्द का प्रयोग क्या आता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, सामान्य स्थिति में देखेंगे तो संघ का जो शब्द है वो शासन प्रणाली के तौर पर उपयोग किया गया है। तो ये शासन प्रणाली के हिस्सा को दर्शाने का काम करता है, जिसमें शक्तियों का विभाजन क्या है, 2 स्तरों पे होता है। शक्तियों का विभाजन आपको 2 स्तरों पे देखने को मिल जाएगा, केंद्र और राज्य के स्तर पे शक्तियों का बंटवारा मिल जाएगा देखने को। ठीक है, इसमें एक है भारत, दूसरा है संघ, और संघ में यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा बेसिकली शासन प्रणाली का एक टर्म है, तो केंद्र और राज्य के बीच है। तो यहाँ पे आप ग्रुप से भी ले सकते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, भारत संघ राज्यों का आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, अर्थात राज्यों को इस संघ से अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। आपने जो 2 अलग अलग टाइप देखा था, वहाँ पे कॉन्फेडरल देखा था। ठीक है, और फेडरल देखा था। वो कॉन्फेडरल मतलब परिसंघात्मक संघात्मक व्यवस्था, एक एकात्मक व्यवस्था होता है। आपने जो परिसंघात्मक व्यवस्था देखा है उसमें ये था कि आपको जो देश होते हैं वो समझौते के तहत सम्मिलित होते हैं, ग्रुप बनता है, और वो जब चाहे तब अलग हो सकते हैं। ठीक है, उसमें आप एक एग्जाम्पल जानते हैं, यूएसएसआर। ठीक है, अमेरिका का भी जो एग्जाम्पल है यूएसए का, वो कुछ समझौते के तहत ही आए हैं, लेकिन वो उतनी आसानी से अलग नहीं होने देते जितना आसानी से ये अलग हुआ है। ठीक है, तो ये कहा गया कि जो भारत है संघ राज्य जो है आपसे समझौते का परिणाम नहीं है इसमें ये, और जब ये नहीं है तो आप अलग नहीं हो सकते हैं। तो समझौते के तहत आप नहीं आया है आपको। ठीक है, आपको ग्रुप किया गया, एक साथ लाया गया है, तो आप किसी समझौते के तहत नहीं आया है। ऐसा नहीं कि राज्य कहा, बिहार राज्य कहा कि हम आप में शामिल होंगे तो हमको ये चाहिए, कोई उत्तर प्रदेश कहा कैसा, तो ऐसा कुछ नहीं कहा है। ठीक है, उसको शामिल किया गया है जो कि समझौता के तहत नहीं है, तो आपको अलग होने का भी अधिकार नहीं है। अब कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि जैसे जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, हैदराबाद को शामिल किया गया, लेकिन अंततः वो प्रावधान वैसा देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, कि आप इससे अलग हो सकते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए आगे का पॉइंट पढ़ लेते हैं। अगला जो पॉइंट है उसमें ये कहा गया है कि इसके अंतर्गत जो है वर्णन है, अनेक राज्य क्षेत्र होंगे जिनका वर्णन पहली अनुसूची में होगा। तो वैसे राज्य क्षेत्रों का वर्णन जो पहली अनुसूची में किया गया है वो सब राज्य क्षेत्र इसमें शामिल होंगे, भारत वाले हिस्से में ये बातचीत किया गया है, जिसको आपको ध्यान रखना है। चलो आगे देखते हैं। इसमें यह कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर क्या क्या होंगे उसके बारे में चर्चा मिलता है। क्या क्या भारत के राज्य क्षेत्र में होंगे, उन्हीं में कौन कौन से होंगे भाग जो राज्य क्षेत्र में आएंगे। पहला राज्यों के राज्य क्षेत्र, तो जो बिहार, यूपी, ये सब आप देखते हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जितने भी स्टेट हैं उन सब की बात करें तो 250 स्टेट के जो पूरे क्षेत्र है वो आएंगे भारत के राज्य क्षेत्र में। दूसरा है पहली अनुसूची में शामिल संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें
जो भी राज्य क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बारे में बात कर रहा है। संघ राज्य क्षेत्र, यहाँ पे कॉमा हटा लीजिएगा, ठीक है। ये जो कॉमा लिखा हुआ संघ राज्य क्षेत्र एक साथ शब्द है, संघ राज्य क्षेत्र। तो पहला में राज्य क्षेत्र, दूसरा में राज्यों के राज्य क्षेत्र, दूसरा में संघ राज्य क्षेत्र जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लिखा हुआ है, गलत है, संघ राज्य क्षेत्र एक साथ होगा। तीसरा है आपका ऐसे अन्य क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा अर्जित किए जाएंगे। तो उन क्षेत्रों को भी रखा गया है जो बाद में कभी अर्जित होंगे, ठीक है। तो जिस समय पे ये प्रावधान बन रहा था, जिस समय संविधान बन रहा था, उस समय पे बहुत सारे नहीं थे, ठीक है। तो जैसे सिक्किम को मिलाया गया है, आप अंडमान निकोबार का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इन सबको मिलाया गया है। तो ये सब एक तरीके से इसी के हिस्से हैं। तो इसमें ये कहा है कि वैसे राज्य क्षेत्र जो कभी ना कभी भारत द्वारा अर्जित किए जाएंगे, भारत सरकार द्वारा, वो राज्य क्षेत्र को आप कह सकते हैं कि वो भारत संघ का हिस्सा होगा, भारतीय राज्य क्षेत्र का हिस्सा होगा, ठीक है। आर्टिकल 2 जो कहता है, अनुच्छेद 2, उसमें ये एक संसद को शक्ति दी गई है कि वो भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकता है। तो ये वो भारतीय राज्यों में भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकता है। तो कहने का मतलब ये कि कुछ भी जो नहीं है हमारे यहाँ पहले से, उसकी स्थापना करने का अधिकार, प्रवेश कराने का अधिकार इसमें है। अब आर्टिकल 3 पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जब हम अभी देख लेते हैं उसको पढ़ने के बाद आपको बता देते हैं कि आपको कहाँ कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन नहीं रखना, इसमें बिल्कुल नए तरीके से कोई नया राज्य को लगाना है तो इसमें ये है। थर्ड वाले में प्रावधान क्या है कि किसी राज्य में से सीमा परिवर्तन करना, उसमें से कोई नए राज्य का गठन करना, ठीक है। तो वहाँ पे थर्ड वाले में प्रावधान ये है। 2 वाले में प्रावधान ये है कि ये नए राज्य का गठन किया जाएगा, वो पूर्ण रूप से जो हमारे यहाँ नहीं है, हमारे क्षेत्र में शामिल नहीं है, उसको शामिल किया जाएगा, ठीक है, राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उसकी चर्चा अनुच्छेद 2 में किया गया है। और इसी के तहत यहाँ पे लिखा हुआ 36वां संविधान संसद द्वारा सिक्किम राज्य को मिलाया जाएगा था, ठीक है। अनुच्छेद 3 ये कहता है कि संसद को शक्ति है कि वो नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमा व नाम में परिवर्तन कर सकती है। नाम अगर में परिवर्तन करना हो, नए राज्यों का निर्माण करना हो, तो वो इसके तहत अनुच्छेद 3 के तहत होता है। लेकिन नए राज्यों का प्रवेश करना हो, ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश का मतलब है कि बिल्कुल हमारा क्षेत्र नहीं था, उन क्षेत्रों को हमारे में मिलाना हो, तो ऐसे क्षेत्रों को आर्टिकल 2 में। वर्तमान राज्य की सीमा व नाम में परिवर्तन, जैसे आप पांडिचेरी का नाम तो अच्छे में पुडुचेरी किया गया, उड़ीसा जो था नाम उसका ओडिशा किया गया, ये ठोकर रहता है यहाँ पे, ठीक है, उड़ीसा किया गया। उसी में एक एग्जाम्पल है जो राज्यों का निर्माण है, उसमें आप तेलंगाना का निर्माण देख सकते हैं। तो ये निर्माण आंध्र प्रदेश से अलग करके एक अलग राज्य का निर्माण किया गया, तेलंगाना का। इस तरीके से आपको राज्य का निर्माण देखने को मिला। तो ये आर्टिकल 3 में है। 2 में क्या है कि जो नया राज्य है, जो बिल्कुल फ्रेश है, हमारे यहाँ नहीं था, उसको शामिल करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो उसको आर्टिकल 2 में, और जो हमारे यहाँ का ही क्षेत्र है उसको किसी राज्य से अलग करके या फिर उसमें नाम परिवर्तन कर दिया गया, सीमा परिवर्तन कर दिया गया, उस तरीके से कुछ परिवर्तन किया जाता है किस क्षेत्र विशेष में भारत के अंदर, तो उसको आर्टिकल 3 के अंतर्गत किया जाएगा, ये कहा गया है। और नाम परिवर्तन में आपने देखा कि ये सब, ठीक है। और भी आप समझेंगे, आगे देखेंगे। 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक कर दिया गया, ठीक है। पहले कर्नाटक का नाम मैसूर था, उसको कर्नाटक कर दिया गया। इस तरीके से अलग अलग नाम परिवर्तन देखने को मिल जाता है आपको। अगला जो नाम है ये, इसी को ये डिटेल करके लिखा हुआ, उसमें ये प्रक्रिया वगैरह के बारे में बताया गया है। और प्रक्रिया में कि जो आर्टिकल अनुच्छेद 3 के तहत संसद के राज्यों का नाम, सीमा या क्षेत्र बदलने के लिए निम्न प्रक्रियाओं को पूरा करना होता है। तो 3 के तहत संसद को लिखिएगा, संसद को राज्य का नाम, सीमा या क्षेत्र बदलने के लिए निम्न प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ता है। नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन संबंधी विधेयक संसद में तभी पेश किया जाता है जब राष्ट्रपति इसके लिए मंजूरी दे। राष्ट्रपति क्या करता है, जिस भी क्षेत्र के राज्यों का नाम परिवर्तन किया जा रहा है, सीमा परिवर्तन किया जा रहा है, तो उससे प्रभावित जो राज्य हैं उनको वो भेजते हैं, विधेयक भेजते हैं उन पर विचार कर देने के लिए। एक निश्चित समय दिया जाता है कि आप विचार करिए, क्या विचार देना चाहते हैं, कोई विचार देना चाहते हैं तो दीजिए, ठीक है। तो वो भेजते हैं। अब यह है कि जो राज्य विधानमंडल कोई विचार देता है तो उसको मानने के लिए संसद तो बाध्य है नहीं है, ठीक है। वो मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है, वो उसके ऊपर है कि ये हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो वही कहा गया कि राष्ट्रपति भेजते तो जरूर है, लेकिन राज्य विधानमंडल के दिए गए विचारों को संसद मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये सब क्या है, आर्टिकल 3 के तहत जो भी प्रावधान है, उस प्रावधान का डिटेल है कि कैसे वो लागू, कैसे वहाँ तक पहुँचता है कि नाम परिवर्तन होता है, सीमा परिवर्तन होता है, वो, ठीक है। पहले राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए, उसके बाद राष्ट्रपति उस विधानमंडल को भेजते हैं, और फिर विधानमंडल यदि कोई स्वीकृति देता है, कोई विचार देता है तो उसको मानेगा संसद, नहीं तो नहीं भी मान सकता, उसके ऊपर है, ठीक है। और फिर जब वो पारित हो जाता है तो पारित होने के बाद, और साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, साधारण बहुमत के द्वारा वो पारित होता है। पारित होने के बाद फिर, और ये दोनों बहुमत कहाँ उपयोग होगा, तो राज्यसभा लोकसभा में उस विधेयक को पारित करवाया जाएगा, जो भी नाम परिवर्तन से रिलेटेड विधेयक है या फिर किसी सीमा परिवर्तन से रिलेटेड विधेयक है, तो उसको पारित करवाया जाएगा। पारित करवाने के बाद वो पास हो जाता है, तो
उसके बाद वो जो भी काम के लिए लाया गया था, तो नाम परिवर्तन के लिए लाया गया था तो लागू हो जाएगा, या फिर सीमा परिवर्तन के लिए लाया गया था। सीमा परिवर्तन का मतलब है कि किसी क्षेत्र का, ये किसी राज्य का कोई क्षेत्र है, ठीक है, कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आप परिवर्तन करना चाहते हैं। जैसे ये पूरा क्षेत्र है, ठीक है, राज्य का, आपको लग रहा है कि ये वाला भाग किसी और राज्य को देना चाहिए, तो आपने ये निकाल किसी और राज्य को दे दिया, इसी को बोलते हैं सीमा परिवर्तन। तो इसका सीमा कितना हो गया, छोटा हो गया, इतना हो गया, इस तरीके से किसी राज्य को ऐसा लगता है, या फिर इसी में से निकाल के आप नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो संघ राज्य क्षेत्र होता है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश को कोई अधिकार नहीं है, कोई परिवर्तन करना होता है तो वहाँ संसद के विधानमंडल या अन्य कोई संस्था को विचार के लिए प्रस्ताव नहीं भेजना होता है। जो आपको देखने को मिला कि जो विधानमंडल को प्रस्ताव भेजा जा रहा है, ठीक है, जो भी प्रभावित विधानमंडल है उसको, वो सिर्फ राज्य के स्तर पे है। संघ राज्य क्षेत्र जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके स्तर पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या है कि जो संघ शासित क्षेत्र है वहाँ पे ये प्रस्ताव नहीं भेजा जाता है, वो खुद ही कर लेता है। कौन? केंद्र सरकार खुद ही कर लेता है। यहाँ पे विधानमंडल या अन्य कोई संस्था लिखा हो, इसका मतलब ये है, विधानमंडल का मतलब जैसे पुडुचेरी और दिल्ली, तो के पास विधानमंडल है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर को दिया गया है, लेकिन अभी वहाँ पे पूरा प्रावधान लागू नहीं हो, क्योंकि चुनाव वगैरह भी नहीं हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पास ये कहा गया कि आपको मिलेगा, विधायिका मिलेगा, ठीक है, मतलब विधानमंडल मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिला है, ये कह दिया गया, वो कागजों पे है। अब देखते हैं कब तक उसको वो मिलता है। तो विधानमंडल या अन्य कोई संस्था, जहाँ पे विधानमंडल, जिसके शासित प्रदेश में विधानमंडल नहीं है और उसका नाम परिवर्तन करना है, तो फिर वहाँ पे कोई और संस्था से विचार, जो भी संस्था होगी उससे विचार नहीं लिया जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो दिल्ली में भी ये है और पुडुचेरी में है, तो इस तरीके से वहाँ से कुछ परिवर्तन करना हो तो वहाँ से विचार नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग का मतलब केंद्र सरकार नहीं लेगी कोई विचार, और कोई भेजेगी भी नहीं, प्रस्ताव भी नहीं भेजेगी कि हाँ आपके साथ हम ये परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जैसे आप दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली को एक साथ किया गया है, ठीक है, और दोनों को मिला के एक साथ नाम बोला जाता है उसका, तो ये आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों वाले में। अनुच्छेद 3 है, उसके तहत कोई भी कार्य करने के लिए संसद को साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। आप साधारण बहुमत नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, डिटेल चर्चा चाहिए आपको, मतलब बहुत ज़्यादा इसको आपको समझना है, तो जाके आप इस टॉपिक पे 2 वीडियो बना हुआ है, बहुमत वाले पे साधारण बहुमत और विशेष बहुमत को एक साथ रखा गया है, और पूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत को एक साथ, दोनों देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा इसके बारे में, बहुत डिटेल जानना है। तो साधारण बहुमत से पारित होता है। साधारण बहुमत में क्या होता है, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 1/2 होता है, ठीक है। तो मान के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य, उपस्थित 100 लोग थे, जो लोग उपस्थित है और जो मतदान भी कर रहे हैं, दोनों बात ध्यान रखना होता है। तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या कितना है, 100 है, तो 100 का 2 + 1 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, ठीक है। 51 लोग यदि उस सहमति के पक्ष में, उस विधेयक के सहमति में है, तो ये विधेयक पारित हो जाएगा, ये ध्यान रखना होता है उसमें। साधारण बहुमत में आपको इस तरीके से रहेगा। मान लीजिए कि 100 लोग आए हैं, लेकिन 100 लोग ये नहीं कर रहे हैं वोटिंग, 80 लोग कर रहे हैं, तो 80/2 + 1, तो 41 लोग के बहुमत की आवश्यकता होगी। मतलब इतने लोग वोटिंग कर रहे हैं, वोटिंग में से 41 लोग चाहिए जो सहमति पे वोटिंग कर रहे होंगे, यस पे वोटिंग कर रहे होंगे उस विधेयक में। जैसे ही वो करेंगे फिर वो विधेयक पारित हो जाएगा। ये सब प्रावधान है, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं। आर्टिकल जो 4 है वो ये बात कहता है, जो अनुच्छेद 4 है वो कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में दिया गया संविधान के प्रावधान जो है अनुच्छेद 2 और 3 में जो प्रावधान दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब कि कोई राज्य का परिवर्तन कर रहे तो उसके बारे में प्रावधान ऐड करिएगा संविधान में, ठीक है, या फिर कुछ का सीमा परिवर्तन कर रहे हैं, नाम परिवर्तन करे, कुछ भी तो ऐड करना ही पड़ेगा। तो उसके बारे में ये कहा गया कि संविधान संशोधन नहीं है, तो इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाए, ये बात इसमें कहा गया अनुच्छेद 4 में, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है वो है आपका देशी रियासतों का एकीकरण। तो देशी रियासत का एकीकरण कैसे हुआ उसके बारे में समझेंगे। तो आप जानते थे 552 देशी रियासत था जिस समय पर हमारा देश आज़ाद हुआ था। अब 552 देशी रियासतों को मिलाना है, ठीक है, अलग अलग राज्य। उस समय 9 प्रांत थे, 9 प्रांत जो हमारे यहाँ रह गया था, बाकी लोग तो चले गए थे वहाँ पे पाकिस्तान में। पूरे 11 प्रांत थे ब्रिटिश गवर्नर का, लेकिन 9 प्रांत। अब देशी रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ, कैसे इतना तक पहुँचे ये लोग, ठीक है। तो इसमें 3 अलग अलग राज्य हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर का आप देख रहे हैं, जो वर्तमान में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो जम्मू कश्मीर का हुआ था विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके राजा हरि सिंह के द्वारा। ये हैदराबाद ऑपरेशन पोलो के द्वारा, जो जनमत संग्रह है जूनागढ़, वो जनमत संग्रह के द्वारा हुआ था। ऑपरेशन पोलो बेसिकली हैदराबाद यहाँ पे बहुत नीचे बनाया गया है, ये इतना नहीं होगा, यहाँ पे तमिलनाडु है, तो हैदराबाद यहाँ पे बना लीजिए, ये जो जगह है हैदराबाद, ठीक है।
तो हैदराबाद पे जो हुआ ऑपरेशन, वो ऑपरेशन पोलो था, और ये जन्म संग्रह गुजरात वाले क्षेत्रों में, और ये जो जगह है आप देख रहे हैं वो विलय पत्र द्वारा जम्मू कश्मीर में ये हस्ताक्षरित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। 3 आपको अलग अलग प्रावधान है। 3 देशी रियासत है। 3 ही क्यों, बाकी का क्यों नहीं? बाकी जो 549 था वो स्वतः शामिल हो गया था, मतलब उनको कहा गया, समझाया गया, उसके बाद वो लोग शामिल हो गए, ठीक है। और बाकी 3 लोगों को बहुत मशक्कत करना पड़ा उसको शामिल करने के लिए। तो ये तो जब हरि सिंह जब हस्ताक्षर किए थे तो अंततः इनके ऊपर उधर से पाकिस्तानी कुछ कबीलाई आक्रमण हो गया था। इसी कारण से सुरक्षा के दृष्टिकोण से आक्रमण ये शामिल हुए थे। ये था जन्म संग्रह। ये जूनागढ़ में जन्म संग्रह का मतलब था जनता का मत, ठीक है, जन मत, तो जन लोग उसका मत, और जनमत किस बात पे, जनता का मत किस बात पे लिया जा रहा है कि आप किस में शामिल होना चाहते हैं, भारत या पाकिस्तान में। तो वहाँ से ये भारत का आया, भारत का, उसके बाद ये शामिल कर लिया गया भारत में, कि भारत में शामिल, ज़्यादा जनता का मत है कि भारत में शामिल होना है, तो वो इस आ गया। तो जूनागढ़ यहाँ पे पड़ता है, गुजरात वाले हिस्से में पड़ता है, ठीक है। ऑपरेशन पोलो, चूँकि पुलिस कार्रवाई किया गया था, पुलिस कार्रवाई के द्वारा इसको शामिल किया गया है। तो ये है, कुछ लोग इसके बारे में कहानी ये बताते हैं, चूँकि है भी, सही भी है, क्योंकि वहाँ पे आर्मी जनरल को भेजा गया था, ठीक है, आर्मी को भेजा गया था, और उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आर्मी कार्रवाई को पुलिस कार्रवाई कहा था, कि हमने छोटे मोटे, मतलब कुछ उपद्रवी तत्व थे जो थोड़ा बहुत बदमाशी कर रहे थे, उनको दबाने के लिए हमने पुलिस कार्रवाई की है, बहुत ऐसा कुछ किया नहीं है। तो उसके द्वारा इसको मिलाया गया था भारत के में, ठीक है। जनरली ये भाई साहब चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, जो उनके दिमाग का पता नहीं क्या ही हुआ था। अब ये यहाँ पे और ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, समझ रहे हैं ना आप। मतलब बाकी आसपास वाला जो स्टेट है वो कुछ नहीं कह रहा है, ये बीच में यहाँ पे रह के आके कह रहे हैं हम पाकिस्तान में जाएंगे। तो ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, इनके पास ज़्यादा ही था। तो चलो आगे देखते हैं। आगे में यही सब बात लिखा हो जो ऊपर में हम आपको बताए हैं। 552 देशी रियासतें थी, 549 देशी रियासतें स्थानीय शामिल हो गई, जबकि 3 देशी रियासतों को शामिल करने में कठिनाई आई हुई। इसमें हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ को जन्म संग्रह द्वारा, जन्म संग्रह का होता है जनता का मत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेबिसाइट, ठीक है, प्लेबिसाइट के द्वारा शामिल किया गया। और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई, इसका नाम है ऑपरेशन पोलो, सवाल पूछ लेता है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके करवाया गया था, ठीक है, और हरि सिंह वहाँ के राजा थे, उन्होंने हस्ताक्षर किया था, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद है कि जो मूल संविधान था उसमें भारतीय संघ के राज्यों का जो वर्गीकरण था वो 4 भागों में किया गया था, ठीक है। मूल संविधान में भारतीय संघ का जो राज्य है वो 4 भागों में वर्गीकृत है। उसमें आपको भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 4 प्रकार के भागों में बांटा है, भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ, ठीक है, 4 क्षेत्र था। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र था, चारों क्षेत्रों का क्या क्या काम है तो वो देख लीजिए। जो 9 प्रांत थे हमारे यहाँ, 9 प्रांत, उसको रखा गया भाग क में। बड़े बड़े देशी रियासत उसको रखा गया भाग ख में। भाग ग में छोटे देशी रियासतों को, छोटे शाही राज्य को रखा गया था, राजा को रखा गया था। और भाग ख में था, घ में ये था कि इसका निर्माण विदेशों से अर्जित, कभी ऐसा कुछ अर्जित करना हुआ किसी क्षेत्र को तो उसको शामिल करने का अधिकार यहाँ पे दिया गया था। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग ख के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, ये ध्यान रखना है। 1956 में भाग ख के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, अंततः ये पूरा ही समाप्त हो गया। उसके बाद 2 राज्य, 2 बना के सिस्टम बना, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो ये था। और जो ये 9 प्रांत देख रहे हैं, 9 जो ब्रिटिश प्रांत थे उसकी बात कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ रह गया था पाकिस्तान के जाने के बाद, भारत विभाजन के बाद, ठीक है। तो जो 9 प्रांत रह गया था उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। आपको इसमें एक मिल जाएगा असम, ठीक है, एक प्रांत है असम। दूसरा है आपका बंगाल, तीसरा है आपका यहाँ पे बिहार, ये हो गया यूपी, यहाँ पे हो गया उड़ीसा। तो ये आपका 5 ऐसे ही हो गया। नीचे में आपका आ जाएगा एक मद्रास प्रेसिडेंसी, यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और ये हो जाएगा यहाँ पे पंजाब। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक सेंट्रल प्रोविंस है जो मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है, छत्तीसगढ़ वाला, वो सब था हिस्सा, तो सेंट्रल प्रोविंस उसको बोलते थे। 9 ये प्रांत रह गया था, बड़े प्रांत जिसमें, और 9 प्रांतों में आज जैसे हमारे यहाँ राज्यपाल होता है उस तरीके से वहाँ पे गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर होता था, शासन करता था, ठीक है। और बड़े देशी रियासत जो हमारे यहाँ के देशी रियासत थे, देशी रियासत का मतलब ये है जैसे जो यहाँ के लोग हैं और जो अपना साम्राज्य विस्तार किए हुए हैं, तो देशी लोग थे, इसीलिए यहाँ के देशी रियासत नाम दिया गया। छोटे देशी रियासत और भाग घ में था कि जो नया राज्य अर्जित किए जाएंगे उसकी बात था। लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको पूरा को समाप्त कर दिया गया। और इसके बाद जो टॉपिक है वो है राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। इस वाले टॉपिक को हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए इसको देखिए, समझिए और पढ़िए।
और अगले पार्ट में इसको कवर कर लेंगे।